जॉब की विधि। तो जॉब की विधि द्वारा संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या की जाती है। सबसे पहले अपने बात करें संकुल कैसे बनता है, कि जैसे मान लो कि कोई ये मेटल है और मेटल के पास आया कोई लिगेंड, और लिगेंड के पास होते हैं लोन पेयर, और लोन पेयर है वो लिगेंड है वो मेटल को लोन पेयर दान कर दिया जाए, और इस प्रकार से संकुल का निर्माण हो जाता है। यदि लिगेंड की संख्या n है तो जो संकुल बनेगा वो बनेगा MLN। अब इसमें क्या होता है कि एक मेटल होता है, लिगेंड होता है, तो ये संकुल स्थायी है कि नहीं है, इसके बारे में आपने पढ़ा था कि इस प्रकार का बनना एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है, यानी कि ये रिएक्शन दोनों तरफ चलती है। यानी कि अगर अभिक्रिया विपक्ष अभिक्रिया रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों चल रही है, और जब दोनों अभिक्रियाओं का वेग बराबर हो जाता है, रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड जब बराबर हो जाता है, यानी कि अगर अभिक्रिया का वेग पश्च अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाता है, इस अभिक्रिया को कहा जाता है इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का अर्थ साम्य की अवस्था, और साम्य की अवस्था में इसका स्थायित्व है वो एक स्टेबिलिटी नियतांक बी क्या होता है, बी होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट के द्वारा इसके स्थायित्व की व्याख्या की जा सकती है। स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान यदि ज्यादा होता है तो संकुल ज्यादा स्थायी होता है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट का मान कम आता है तो यह कम स्थायी होता है। तो अब इसे ज्ञात करने के लिए, इसके स्थायित्व को बताने के लिए जॉब ने क्या बात बताई, तो जॉब की विधि द्वारा संकुलों व स्थायित्व की व्याख्या प्रयोगशाला में की जा सकती है। और जॉब की विधि द्वारा संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या है वो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि द्वारा की जाती है। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि क्या है, इस विधि में क्या काम में लिया जाता है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि यह विधि उन संकुलों पर लागू हो सकती है जो एक ही प्रकार के संकुल बनाते हैं। सबसे पहली कंडीशन इनकी क्या है कि यह केवल उन संकुलों पर लागू होती है जो एक ही प्रकार के संकुल कंपाउंड बनाते हैं, एक ही प्रकार के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, उन पर ये जॉब की विधि लागू होती है। तो जॉब की विधि में क्या होता है, देखो इस विधि में सबसे पहले 10 प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं, जिसमें धातु व लिगेंड की सांद्रताएं क्या होती है, धातु व लिगेंड का अनुपात क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो बताओ भी कितने प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं, 10 प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं। कई बार तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि जॉब की विधि में कितने प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं, तो आप बताओगे उत्तर 10 प्रकार के विलयन तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने 10 प्रकार के विलयन हैं, तो अपने ऐसे कह दें विलयन की संख्या, तो विलयन की संख्या इनको नंबरिंग दे दें कि हो सकता है कि विलयन का नंबर 1 हो सकता है कि विलयन का नंबर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इस प्रकार से अपने सबसे पहले क्या हुआ, 10 प्रकार के विलयन तैयार किए गए, जिसमें धातु व लिगेंड की सांद्रता क्या है, भिन्न भिन्न है। अब इसके पश्चात देखा कि धातु आयनों के विलयन का आयतन ले लें अपने। दूसरा लिया कि धातु आयन है, मेटल आयन है, धातु आयन के विलयन का, धातु आयन के विलयन का आयतन, और धातु आयन के विलयन का आयतन किस में ले लें, ml में ले लें। धातु आयन के विलयन का आयतन ml में ले लें। तो देखो ध्यान से, विलयन का आयतन किस में लेना है, ml में। तो हो सकता है कि अपने सबसे पहले जो धातु आयन है उसके विलयन का आयतन पहले प्रकार के विलयन के लिए 0 ले लें, यानी कि लेन है, दूसरे प्रकार में 1 ले लें, तीसरे प्रकार में 2 ले लें, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि इस धातु आयन के विलयन का जितना आयतन लिया है, तो अपने ऐसे किया 0, 1, 2, 3, 4, 5 से ले ले, ताकि अपने क्रम से याद भी रहे।
और इसके बाद में अपने जो लिगेंड विलयन का आयतन है, इसके बाद में अपने धातु है वो लिगेंड के साथ क्रिया करना है, तो इस दो ही तो चीज है अपने पास, एक धातु है एक लिगेंड है। धातु आयन के विलयन का आयतन ले लिया 0 से लेकर 9 तक है। इसके पश्चात अपने देख लें कि लिगेंड के विलयन का आयतन, लिगेंड के विलयन का आयतन है वो ले लें अपने ml में। और अपने इस प्रयोग में जोब की विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि धातु आयनों की सांद्रता और लिगेंड आयनों की, लिगेंड की सांद्रता और धातु की जो सांद्रता है उसका योग सदैव स्थिर रहना चाहिए, निश्चित रहना चाहिए। तो अपने जैसे लिगेंड के विलयन का आयतन यहाँ पर 0 है, तो टोटल अपने 10 कर लें। तो यहाँ पर 0 है तो ये कितना लें अपने 10, तो टोटल क्या रहेगा 10। जैसे ये 1 है तो यहाँ पर अपने टोटल 9 ले लें, तो 9 और 1 10। यहाँ पर 2 है तो 8 ले लें, तो 8 और 2 10, 7 और 3 10, 6 और 4 10, तो 6 5 4 3 2 1। इस प्रकार से अपने क्या ले लिया, लिगेंड के विलयन का आयतन ले लिया है। तो धातु के विलयन का आयतन, लिगेंड के विलयन का आयतन। अब देखो अपने 10 ml है, 10 ml में जैसे मान लो 1 ml है वो धातु आयन है, तो 9 ml क्या है लिगेंड का विलयन का आयतन है। तो टोटल क्या हो गई, टोटल सांद्रता तो 10 है, तो इसमें अपनी सांद्रता इसकी क्या होगी 1 और इसकी क्या होगी 9, इसकी सांद्रता 2 है, इसकी सांद्रता 8 है। तो अपने यहां से 1% तो ये बन सकता है कि जो धातु आयन है, धातु आयन की सांद्रता, धातु आयन की सांद्रता प्लस लिगेंड आयन की सांद्रता, की सांद्रता का जो जोड़ है वो अपने क्या रखा है 0 + 10 10, 9 1 10, 8 2 10, यानी कि टोटल क्या रखा है, एक आपने कोई नियतांक रखना है। यानी कि आपने टोटल सांद्रता, तो इनकी सांद्रता को मैं Cm कह दूं, M का मतलब मेटल, C का मतलब सांद्रता, और लिगेंड की सांद्रता को मैं Cl कह दूं, L का मतलब लिगेंड, C का मतलब कंसंट्रेशन। तो ये किसके बराबर एक नियतांक है, मान लो जितनी भी सांद्रता आती है उसको क्या कहते हैं C कहते हैं। तो एक तो यहां से ये समीकरण बन सकती है कि Cm + Cl = C, यानी कि धातु आयन की सांद्रता और लिगेंड की सांद्रता का योग है वो किसके बराबर है, C के बराबर है। तो अब देखो अपने यहां पर 10 प्रकार के विलयन बनाए गए, 10 प्रकार के विलयन बनाए गए। इसमें जो धातु आयन है और लिगेंड है उनके अलग अलग सांद्रता के विलयन बनाए गए हैं, और Cm और Cl का योग है वो निश्चित रखा गया है। तो Cm क्या है आपकी पता लग गया है, Cm क्या है, किसी विलयन में जो मेटल आयन है, मेटल आयन की क्या है कंसंट्रेशन है, किसी विलयन में मेटल आयन की कंसंट्रेशन को Cm कहेंगे, और किसी विलयन में लिगेंड की जो सांद्रता है, यानी कि किसी विलयन में जो लिगेंड है, लिगेंड आयन की कंसंट्रेशन है उसको क्या कहा है अपने Cl का है, और धातु आयन की सांद्रता को क्या है Cm का है। इनका योग देखो Cm + Cl का योग क्या है निश्चित है, इसको अपने समीकरण नंबर क्या मान ले 1 मान ले। इसके पश्चात अपने को क्या किया, ये अलग अलग प्रकार के विलयन है, ये 10 प्रकार के विलयन है ना, जैसे देखो ये इस प्रकार से है 10 प्रकार के विलयन। पहले विलयन इस प्रकार से अपने सारणी का रूप देना चाहिए तो आप दे सकते हो। अब ये 10 प्रकार के विलयन के लिए जैसे मान लो पहले प्रकार का विलयन ले लिया और इस विलयन का स्पेक्ट्रोस्कोपी से अपने अध्ययन किया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से अध्ययन किया, तो अध्ययन करने से जो भी डाटा प्राप्त हुए उनके मध्य एक ग्राफ खींचा। तो वो किस प्रकार से डाटा प्राप्त हुए और कैसे ग्राफ खींचा गया और वो ग्राफ कैसा आया इसके बारे में देखो।
अब क्या करते हैं, अवशोषणता व लिगेंड की मोल भिन्न के मध्य ग्राफ खींचते हैं। जो 10 प्रकार के विलेन बनाए हैं उसके सैंपल को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लिया जाता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो अवशोषणता के मान को बताता है और उसकी मोल भिन्न अपने ज्ञात कर सकते हैं। लिगेंड की मोल भिन्न है तो मोल भिन्न ज्ञात करने का तरीका होता है कि मोल फ्रैक्शन होती है ना, सॉरी, मोल फ्रैक्शन है। कैसे ज्ञात की जाती है मोल फ्रैक्शन, यानी कि खुद के मोल अपॉन कुल मोल। यहां पर खुद के मोल अपॉन कुल मोल, तो यहां पर 10 ml विलीन लिया गया है तो कुछ सांद्रता मेटल की ली है, कुछ सांद्रता लिगेंड की ली है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ अपने लिगेंड की निकालना चाह रही हैं तो लिगेंड की सांद्रता मान लो Cl है और कुल सांद्रता है वो क्या है, Cl प्लस Cm है। और इसी को अपने Cl अपॉन Cl प्लस Cm को अभी बताया था कि Cl और Cm का मान है वो निश्चित होता है, इसको अपने C बताया था। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाती है Cl अपॉन C। तो ये लिगेंड की मोल भिन्न का तो पता है, अपने लिगेंड की सांद्रता का पता है और धातु की सांद्रता का पता है। तो अपने ये पता है, अपने जैसे जब लिगेंड कम मात्रा में है, अपने ऐसे किया था ना कि लिगेंड की जो सांद्रता है और जो धातु की सांद्रता है, धातु की सांद्रता को मान लो 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से लिया था। लिगेंड की सांद्रता को 10 से 9, 8, 7, 6 इस प्रकार से लिया था। तो जब लिगेंड की सांद्रता कम है, यानी लिगेंड की सांद्रता कम है तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, कम आएगा। लिगेंड की सांद्रता कम है तो ऐसे मान लो आप 5, 4, 3, 2, 1 इधर से लिया। अपने जब लिगेंड की सांद्रता 1 है तो धातु की सांद्रता क्या है, 9 है। 9, 8, 7, 6, 5। तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या आएगा, कम आएगा। लिगेंड की का मोल फ्रैक्शन कम है तो अवशोषणता का मान भी क्या होगा, कम होगा। और जैसे जैसे लिगेंड की मोल फ्रैक्शन के मान, लिगेंड की मोल भिन्न का मान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे अवशोषणता का मान भी बढ़ता ही जाता है। एक कंडीशन ऐसी आती है, एक मोल भिन्न पर ऐसा होता है, एक मोल फ्रैक्शन पर ऐसा होता है। किस मोल फ्रैक्शन पर ऐसा होता है, मान लो कि इसको MF ही कह दिया। इस मोल फ्रैक्शन पर क्या हुआ, अवशोषणता का मान अधिकतम आ जाता है और यहां पर जो अवशोषणता होती है वो मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस हो जाती है। यहां पर क्या आती है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस आ गई। इसको नोट कर लिया जाता है, मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस है वो किस मोल भिन्न पर प्राप्त हुई है उसको नोट कर लिया जाता है। इसके बाद के अंदर फिर क्या होते हैं, जैसे जैसे लिगेंड की मोल भिन्न के मान में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे इस अवशोषणता का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ग्राफ कुछ ऐसा सा आता है, तो ग्राफ है वो कुछ ऐसा सा आता है। तो लिगेंड की मोल भिन्न बढ़ती है तो अवशोषणता का मान पहले बढ़ता है, एक मोल भिन्न पर अवशोषणता का मान अधिकतम हो जाता है। इसके बाद में मोल भिन्न बढ़ने पर अवशोषणता का मान कम होता जाता है। तो इस मोल भिन्न को नोट कर लिया जाता है जिस पर अवशोषणता का मान क्या आया है, अधिक आया है। तो यानी कि स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से प्रत्येक विलयन के लिए अवशोषणता के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं और प्रत्येक विलयन के लिए अवशोषणता या एब्जॉर्बेंस के मान ज्ञात कर लिए जाते हैं और लिगेंड की मोल भिन्न यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड के मध्य ग्राफ खींचा जाता है। तो ये ग्राफ इस प्रकार से आता है, यानी एक मोल फ्रैक्शन पर अवशोषणता का मान क्या हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। ओके, तो इस मोल फ्रैक्शन को ज्ञात कर लिया जाता है। वैसे ये मोल फ्रैक्शन अपने दो सूत्र हो गए, एक तो अपने पहले सूत्र था कि Cl प्लस Cm का मान क्या होता है, C होता है। दूसरा ये अपने मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड निकाले तो कैसे निकाला जाता है, लिगेंड की सांद्रता अपॉन लिगेंड और धातु की सांद्रता, तो इसका योग किसके बराबर होता है, C के बराबर होता है। तो ये एक अपने ये भी सूत्र आ गया। इसके पश्चात अपने बात करें, एक ये सूत्र
है कि Cl अपॉन Cm प्लस क्या है, C होता है, और Mf बराबर ये, तो यहां सूत्र लिख दिया। अब देखो इसमें, इस सूत्र में Cl प्लस Cm बराबर C है, इसके दोनों ओर C का भाग देने पर, इसमें थोड़ा सा और सुधार करें कि इस सूत्र में, इस सूत्र के दोनों ओर क्या कर दे अपने, C का भाग देने पर क्या होगा भाई, देखो Cl प्लस Cm इज इक्वल टू C होता है, और Cl में C का भाग दिया, Cm में C का भाग दिया, तो बताओ C में C का भाग दिया तो क्या होगा, देखो C से C कैंसिल, लो जी ये लो कैंसिल, तो बचा क्या, Cl अपॉन C को तो क्या कहा है, इसी को मोल फ्रैक्शन Mf का है, और Cm अपॉन C बराबर क्या आ गया, 1। Mf को इधर लिया, तो Cm अपॉन C को क्या कहा, 1 माइनस Mf, यानी कि धातु की मोल भिन्न है वो 1 माइनस लिगेंड की मोल भिन्न, यानी धातु की मोल भिन्न ज्ञात करना हो तो 1 माइनस लिगेंड की मोल भिन्न, और ये लिगेंड की मोल भिन्न कौन सी है, जिस विलयन के लिए अधिकतम अवशोषणता का मान आया है वो Mf है। ये अपने स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की सहायता से अध्ययन करने से पता चला कि लिगेंड की मोल भिन्न का मान जैसे जैसे बढ़ाया जाता है वैसे वैसे अवशोषणता का मान बढ़ता जाता है, एक सीमा पर अवशोषणता का मान अधिकतम हो जाता है, उसके बाद में घटता है, जिस पर अधिकतम हो जाता है, जिस पर अवशोषणता का मान अधिकतम हो जाता है, उस कंडीशन में जो लिगेंड की मोल भिन्न होती है उसको Mf कहा है। ओके, अब देखो अब क्या होगा, अब देखो अपने क्या करें, ये तो हो गया कि ये धातु की मोल भिन्न आ गई 1 माइनस Mf, अपने लिगेंड की मोल भिन्न वाला सूत्र यहां था उसको डिलीट कर दिया, तो इसको तो अपने समीकरण नंबर 1 रखा, और लिगेंड की मोल भिन्न को अपने कहा भीतर है, इसको क्या कहा था मैंने, Mf है, तो Mf का मान क्या है, Cl अपॉन C को ही क्या कहा है, Mf, देखो Mf किसे का है, Cl अपॉन C को ही Mf का है, तो ये सूत्र मैं दोबारा से लिख देता हूं कि लिगेंड की मोल भिन्न है वो Mf है, वो क्या है, लिगेंड की सांद्रता अपॉन कुल सांद्रता है, इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह दूं, और इसको मैं समीकरण नंबर 3 कह दूं, तो समीकरण 2/3 करने पर ये समीकरण 2 क्या है, Mf बराबर Cl अपॉन C, इसको उल्टा लिख दो सही कि Cl अपॉन C बराबर Mf, यानी कि Cl अपॉन C बराबर क्या हो जाएगा, Mf, तो इसको इसी प्रकार से लिख देते हैं कि Mf बराबर क्या है, Cl अपॉन C, इसको समीकरण नंबर 2 का, इसको समीकरण नंबर 3 का, तो समीकरण 2/3 कर दो, तो समीकरण 2 में समीकरण 3 का भाग देने पर क्या हुआ है भाई, देखो समीकरण 2 में 3 का भाग दे दिया गया है, समीकरण 2 बताओ क्या है, Cl अपॉन C बराबर Mf है, समीकरण 3 बताओ भाई, Cm अपॉन C बराबर 1 माइनस Mf है। अब क्या किया, इसका भाग दे दिया, बाई तरफ वाले बाई तरफ वाला भाग दे दिया, दाई तरफ वाले दाई तरफ वाले का भाग दे दिया, तो ये मामला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, कटता है इसको काट दो, बचता है उसको रख लो, देखो ये Cl अपॉन C है और ये Cm अपॉन C है, तो C से C क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, Cl अपॉन Cm बराबर क्या होगा, Cl अपॉन Cm बराबर होगा Mf अपॉन 1 माइनस Mf, तो ये ग्राफ आ जाएगा Cl अपॉन Cm बराबर Mf अपॉन 1 माइनस Mf, यानी कि लिगेंड की सांद्रता में मेटल की सांद्रता का भाग दे दिया जाए तो, और अपने जानते हैं, अपने पहले ही बात कर दी थी कि सूत्र अपना कैसा था,
इधर ध्यान दो। आपने क्या किया था, अपने जानते हैं कोई भी संकुल बनता है तो कोई मेटल होता है, कोई एन लिगेंड होते हैं, जो आपस में क्रिया कर MLN बना लेते हैं। अब देखो धातु है उसका n गुना लिगेंड लेना पड़ेगा। जैसे मान लो n का मान 6 है तो 6 गुना लेना पड़ेगा। n का मान जैसे 4 है तो 4 गुना लेना पड़ेगा। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि लिगेंड की सांद्रता है और धातु की सांद्रता में क्या संबंध होता है, वो n के बराबर होता है। यानी कि लिगेंड की सांद्रता n गुना लेनी पड़ेगी, जैसा सूत्र से स्पष्ट हो रहा है। तो Cl/Cm को क्या कह सकते हैं, n। और देखो यहां पर सूत्र में क्या आ रहा है, Cl/Cm को क्या कह सकते हैं, n। तो अब देखो n बराबर आ गया MF/1 - MF, यानी MF क्या है, लिगेंड की मोल भिन्न है। तो लिगेंड की मोल भिन्न तो अपने स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विधि द्वारा लिगेंड की मोल भिन्न ज्ञात कर लेंगे। तो MF/1 - MF कर n का मान ज्ञात कर लेंगे। n है यहाँ पर नंबर ऑफ लिगेंड, तो नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या ज्ञात कर लेंगे। अब धातु का पता चल गया, लिगेंड का पता चल गया, n का पता चल गया। इसकी सहायता से अपने इसकी स्थायित्व की व्याख्या है वो बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि m है, देखो m + NL क्रिया कर क्या बनाते हैं, MLN। इस मान लो ये दोनों तरफ हो रही है, तो इसके लिए स्थायित्व नियतांक बीटा क्या होता है, MLN की MLN/m और L की पावर n है। तो n का पता चल गया अपने को, धातु की सांद्रता का पता है अपने को, लिगेंड की सांद्रता का पता है, जो बन रहा है उसकी सांद्रता का पता है, तो बीटा ज्ञात कर लेंगे। और बीटा क्या है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट का अपने को पता चल जाएगा, तो फिर संकुल के स्थायित्व को अपने अच्छे तरीके से बता देंगे कि संकुल कैसा क्या स्थायी है, अस्थायी है। तो अर्थात जॉब की विधि द्वारा संकुलों का स्थायित्व निकालना अब हुआ आसान।